तो कहानी की शुरुआत फन कंपनी के कमर्शियल वीडियो से होती है जिसमें एआई रोबोट टॉय के बारे में बताया जाता है। ये उन बच्चों के हमदर्द होते हैं जिनके मम्मी पापा बहुत बिजी होते हैं। ये उनके फ्रेंड बनकर रहते हैं। फिर सीन एक बच्चे पर शिफ्ट होता है जिसका नाम एडी है। ये अपने माँ बाप के साथ कहीं घूमने जा रही थी। उसके पास भी सेम टॉय था। अचानक बर्फबारी होने के कारण उनको सामने आने वाली गाड़ियां दिखाई देना बंद हो जाती है। फिर एक जोरदार टक्कर होती है और उनकी कार एक ट्रक से भिड़ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की एमा को दिखाया जाता है जो कि फन कंपनी में वर्कर के रूप में काम करती है, जो कि एक एडवांस रोबोट टॉय बना रही है जिसका नाम मेगन है। फिर सीन चेंज होता है और एमा का बॉस डेविड एंटर होता है। वह आकर उसको चिल्लाने लगता है कि क्या तुम फालतू के प्रोजेक्ट बना रही हो, जबकि हमारी कॉम्पिटिटर कंपनियां हमारे ही प्रोडक्ट की कॉपी करके हमसे सस्ते दामों में बेच रही है। तो हेमा उसे शांत करती है और बोलती है कि एक बार हमारे प्रोडक्ट का डेमो देख लीजिए। हमारे जैसा प्रोडक्ट कोई और तैयार नहीं कर पाएगा और ना ही हमसे सस्ते दामों में बेच पाएगा। प्रोडक्ट अभी तैयार नहीं था और उसमें कुछ ग्लिच था। और वह डेमो फिर भी डेमो दिखाती है और डेमो दिखाने के दौरान उसमें ग्लिच आ जाता है और वह बुरी तरह से ब्लास्ट होता है और रीमा की इज्जत का कचरा हो जाता है, जिससे डेविड और गुस्सा होता है और बोलता है कि यदि तुमने मुझे फ्राइडे तक नया प्रोजेक्ट बनाकर नहीं दिया तो तुम्हारी नौकरी गई। रीमा टेंशन में ही बैठी थी कि अचानक उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और उससे पता चलता है कि उसकी बहन और उसके जीजा की मौत हो चुकी है और सिर्फ एडी ही अभी तक बची हुई है। तो हाई कोर्ट से उसकी कस्टडी एमा को मिल जाती है और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी एमा पर आ जाती है। ये दोनों के लिए बहुत बड़ा चेंज था क्योंकि एमा अभी तक अकेली ही रहती थी। छोटी बच्चे की जिम्मेदारी मिलने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब सीन चेंज होता है और एक रात को सोने से पहले ईडी एमा को एक स्टोरी सुनाने के लिए कहती है जो कि मम्मी सुनाया करती थी। पर एमा सोचती है कि यार मुझे तो कोई स्टोरी आती ही नहीं। पर वह जैसे तैसे सिचुएशन को हैंडल करके एक स्टोरी सुनाती है और वह ईडी को सोने के लिए बोलकर अपने काम पर चली जाती है। और पीछे से उसे एडी के रोने की आवाज होती है। पर दुखी तो बहुत होती है, उसे समझ नहीं आता पर वह करे तो क्या करे। अगले दिन एमा अपनी फ्रेंड से बातें करती हुई दिखती है। वह बोलती है कि यार पहले से इतनी काम की टेंशन है, ऊपर से ये बच्चे की जिम्मेदारी, वह कुछ समझ नहीं पा रही है। बातें करते हुए डोर पर एक बेल बजती है और कोर्ट की तरफ से भेजी हुई एक थेरेपिस्ट आती है जो कि एमा और एडी का रिलेशनशिप चेक करने आई थी। एमा अभी तक अपने कामों के प्रति वजहशील थी, जो थेरेपिस्ट को एक नेगेटिव पॉइंट लगता है। थेरेपिस्ट बोलती है कि एडी फादर की फैमिली उसकी कस्टडी लेने को तैयार है। यदि आपने अपनी बहन के बच्चे को प्यार करते हो और उसका ढंग से ध्यान रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो उनकी कस्टडी एम्मा के फादर की फैमिली को दे दी जाएगी। तो बाद में दिखाया जाता है कि एम्मा अब भी अपने बिजी रूटीन के कारण एडी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही है और इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है, जिससे एडी एम्मा से बात करने आती है। एम्मा को अपनी गलती का एहसास होता है। एम्मा एडी से बातें करते हुए उसे अच्छा फील कराने में लग जाती है और वह उसे एक अपना रोबोट दिखाती है जो उसने अपने कॉलेज टाइम में बनाया था, जिसे देखकर एडी बोलती है यदि उसे कोई ऐसा टॉय मिल जाए तो फिर जिंदगी में उसे कभी किसी टॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात एम्मा के दिल को लग जाती है और वह फिर से मेगन के ऊपर काम करना शुरू कर देती है। फाइनली वह बॉस के दिए हुए टाइम से पहले ही मेगन को बना लेती है, जिससे वह डेविड को डेमो देने के लिए बुलाती है। उसके सामने मेगन को एडी का मास्टर बनाते हुए उसके साथ टाइम बिताने को कहती है। मेगन एडी को इतनी अच्छी कंपनी देती है, उसे देखकर बॉस बहुत खुश हो जाता है और उसके प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। और अब उन्हें चेयरमैन को राजी करना है ताकि वह इस प्रोजेक्ट को पब्लिकली लॉन्च कर सके। चेयरमैन को राजी करने के लिए बॉस एडी को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने के लिए कहता है ताकि एडी मेगन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारे। इससे वह चेयरमैन को बल्कि लोगों को भी लाइव एग्जांपल दे सके। एमा मान जाती है। वह और उसकी टीम रोज रोज नई नई इंफॉर्मेशन मेगन के अंदर डालते रहते हैं ताकि वो और एडवांस बनती जाए। एमा का मानना था कि ऐसे रोबोट माता पिता का काफी समय बचा लेंगे ताकि वे अपना प्रोडक्टिव टाइम कहीं और लगा सके। और साथ ही साथ ये रोबोट बच्चों को बेसिक मैनर्स भी सिखाएंगे जो कि पेरेंट के 100 बार कह देने के बाद भी बच्चों के दिमाग में बैठते ही नहीं है। ऐसे रोबोट बच्चों के दोस्त बनकर उन्हें सही बातें सिखाएंगे। मेगन धीरे धीरे एडी के बहुत करीब आती जा रही थी। ये बात एमा को बहुत अच्छी लगी। उसकी फ्रेंड को ये बात पसंद नहीं आती है। वह बोलती है कि यह रोबोट हमने पेरेंट्स की मदद के लिए बनाया था, ना कि उनकी जगह लेने के लिए। एमा को एडवाइस देती है कि उसे एडी को इस रोबोट के रेमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात एक नेगेटिव पॉइंट की तरह लगती है। मेगन से मिलकर एडी बहुत खुश थी और वह पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे की तरफ बढ़ रही थी। ये भी मेगन सुन रही थी
और वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है और बीच में ही बोल पड़ती है कि ईडी के माता-पिता की मौत कैसे हुई थी? सबको लग रहा था कि मेगन अभी ऑफ है, लेकिन वह बीच में ही बोल देती है। मेगन को ऑफ होने के लिए बोलती है, लेकिन वह ऑफ नहीं होती। वह अपने सिस्टम से खुद ही इंफॉर्मेशन निकाल कर के जान लेती है कि उसके माता-पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। मेगन से कहती है कि तुम्हें वही काम करना चाहिए जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है, और फिर सीन एकदम से चेंज हो जाता है। मेगन को एक गार्डन में खेलते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पे उसका एरो गुम हो जाता है और वह मेगन को उसे ढूँढने के लिए कहती है। मेगन उसे ढूँढने में लग जाती है। मेगन को वही एरो पास वाले घर में नज़र आता है और वो उसे उठाने लग जाती है। तभी अचानक पड़ोसी का कुत्ता होता है, उस पे हमला कर देता है। ये देखकर ईडी भी उसकी मदद के लिए चली जाती है। वह ईडी को भी काट लेता है। इसलिए चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के एमा वहाँ आ जाती है, उन दोनों को बचाती है और पड़ोसी को भी खूब खरी-खोटी सुनाती है। जिसके बाद वह ईडी को दवाई लगाने अंदर की तरफ ले जाती है और पीछे से मैन गुस्से भरी नज़रों से पड़ोसी और उसके कुत्ते को देखती है। और फिर रात को अचानक हम मेगन को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं और किसी कुत्ते को अपनी तरफ बुलाते हुए देखते हैं। सुबह होने पर एक लेडी को उसका डॉग कहीं नहीं मिल रहा था, जिससे वह परेशान हो जाती है और एमा एडी के पास पहुंच जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर बात बात पर मेगन उसकी बात काट देती है। चेक करती है जैसे कि उसको एमा से ज्यादा एडी की फिक्र हो। एमा को बहुत इरिटेट लगती है। चेंज हो जाता है जहाँ दिखाया जाता है कि एमा मेगन और ईडी को चेयरमैन के सामने ले जाती है। वहां पर जाने के बाद ईडी बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। अपने मॉम डैड की बहुत याद आ रही थी। मेगन रोबोट होने के बावजूद भी उसे इमोशन दिखाकर उसे कन्विंस कर लेती है, जो कि उसकी प्रोसेसिंग में ही नहीं था। उसे देखकर लगता ही नहीं कि वह रोबोट है। उसका ऐसा सीरी का ख्याल रखना सबके दिलों को छू जाता है और ये प्रोजेक्ट लोगों को बहुत पसंद आता है और उसे अप्रूव कर दिया जाता है। एमा भी बहुत खुश थी और उसकी भी तारीफ हो रही थी। एमा को यह आश्वासन दिया जाता है कि मेगन को लॉन्च होने के बाद उसका प्रमोशन हो जाएगा। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है और चेयरमैन के एक असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो कि मेगन की इंफॉर्मेशन को चुराता है, जिससे पता लगता है कि ये वही बंदा है जो कंप्यूटर कंपनियों को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। जैसा कि शुरुआत सीन में डेविड बोलता है कि हमारी कंप्यूटर कंपनियां हमारे सैंपल कैसे बना रही है और उन्हें हमें सस्ते दामों में कैसे बेच रही है। फिर सीन चेंज होता है, उसमें दिखाया जाता है कि एमा टाइम निकाल कर एडी से बात करने की कोशिश करती है, पर एडी को तो उससे बात करने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं होती। उसका पूरा ध्यान सिर्फ मेगन पे ही होता है और एमा की बहुत कोशिश के बाद भी एडी उनकी 2 मिनट भी बात नहीं हो पाती। देर बाद थेरेपिस्ट उन दोनों का रिलेशनशिप चेक करने आ जाती है। वह एडी को पुरानी बातें याद दिलाकर उसे रुलाने लगती है। एडी बहुत हर्ट होती है। यह सब कुछ मेनन भी देख रही थी और वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है और कन्वर्सेशन के बीच में आकर थेरेपिस्ट को मना करती है, जिसे देखकर थेरेपिस्ट भी बहुत हैरान हो जाती है। वह एमा को समझाती है कि एडी को किसी ऐसे रोबोट के साथ इतना क्लोज करना सही नहीं है, क्योंकि ये रोबोट ही तो है, कभी ना कभी उसका साथ दे देगा और एडी का उससे भी बुरा हाल हो जाएगा। उसे रोबोट की नहीं बल्कि तुम्हारे अटेंशन की ज़रूरत है, जो तुमने एडी को नहीं दी। फिर आकर सब खाना खाने लग जाते हैं। एमा एडी को सब्जी खाने के लिए बोलती है, तभी मेगन बीच में बोलना शुरू हो जाती है और इस बात से नाराज़ हुई एमा मेगन को म्यूट करके एडी के स्कूल की बात करने लग जाती है। पर एडी स्कूल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ होम स्कूलिंग के हक में थी और इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बीच में मेगन एडी को डिफेंस करने के लिए फिर से एक्टिवेट हो जाती है, पर एमा को बहुत गुस्सा आता है और वो मेगन को शट डाउन होने के लिए बोलती है, लेकिन वह शट डाउन नहीं होती बल्कि बदतमीज लोगों की तरह उल्टा जवाब देना शुरू कर देती है। ये देखकर एमा ज़बरदस्ती उसे रिमोट से बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वह बंद नहीं हुई बल्कि एमा को गुस्से से देख रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। अगले दिन एमा एडी को स्कूल ले जाती है। वहाँ एडी मेगन को भी साथ स्कूल ले जाने की बहुत जिद करती है। ये देखकर टीचर मेगन को साथ लेने जाने की इजाज़त तो दे देती है, पर उसे टॉयज के साथ टॉय टेबल पर रखने के लिए कहती है। पेरेंट्स की एक्टिविटी के लिए सारी मदर्स वहाँ पर मौजूद थी। तभी टीचर एडी को एक लड़के के साथ पार्क में खेलने के लिए भेज देती है। वह लड़का बहुत ही बदतमीज था। ये सब मेगन देख रही थी और एडी के लिए परेशान भी नजर आ रही थी। वह बच्चा पार्क में जाकर एडी को तंग करने लगता है और इसी बीच में मेगन आ जाती है, जो कमान के बगैर कुछ करती तो नहीं है, पर स्टेचू बनकर खड़ी रहती है और गुस्सा करके अब लड़का मेगन को दूर ले जाकर उसे तोड़ने लगता है। तभी मेगन खुद को एक्टिवेट होते हुए उस बच्चे का कान तोड़ देती है और किसी भूत की तरह खड़ी होती है।
जिसे देखने के बाद आपकी भी रूह काँप जाएगी। बच्चा जान बचाते हुए तेज़ी से भागता है और भागने के कारण वे पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और एक गिरकर नीचे एक कार से टकरा जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और मेगन बस खड़ी हुई देखती रहती है। फिर दोनों घर आ जाते हैं और आकर एमा को सारी बात बताते हैं। एमा उन्हें इस हादसे की वजह से परेशान होने के लिए नहीं बोलती है। फिर एडी मेगन के बारे में बताती है कि ये खुद ही एक्टिवेट होकर मेरे पास आ गई थी। पूछने पर वह मेगन झूठ बोलती है और एमा को इससे पहले कि कुछ बोलती कि उससे दरवाजे पर एक बेल सुनाई देती है और दरवाजे पर पुलिस खड़ी होती है, जो कि पड़ोसी की कंप्लेंट पर उनसे पूछताछ ही करने आई थी। पड़ोसी जोर से बोलते कि मेगन रात को 3 बजे उनके घर में ताशाजाकी कर रही थी, लेकिन इस बात पर ना ध्यान देते हुए वे पुलिस वालों को बातें बनाकर वहाँ से भेज दिए। अब रात में एडी मेगन से पूछते कि तुमने उस बच्चे को क्यों मारा? तो उसने जवाब देते हुए बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तुम कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें एक भी खरोच आने नहीं दूँगी। उसके बाद वह मेगन पड़ोसी के घर जाती है और उसे एक दर्दनाक मौत दे देती है। अगले ही दिन पुलिस एमा के घर पहुँचती है, उससे सवाल-जवाब करती है। वह उससे पूछते हैं कि मौत के वक़्त मेगन वहाँ पर मौजूद थी, तो उसकी मेगन का डाटा वो इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए ताकि उन्हें कोई सबूत मिल जाए। एमा उस बात की वजह से अजीब-सा झटका लगता है। मेगन उनकी बातें चुपके से सुन रही थी, तभी उस रात को मेगन की इन्फॉर्मेशन चेक करने लग जाती है और उसे उन रिकॉर्डिंग का कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि मेगन चुपके से सारी बातें सुन ली थी और उसने सारा डाटा मिटा दिया था। अब वह एकदम से ईडी के पास आ जाती है। बिल्कुल भूत की तरह लग रही थी। एमा को इस बात का समझ आ जाता है कि ये बहुत खतरनाक बन चुकी है और लोगों की जान लेने लग गई है। वह चुपके से उसे बंद करती है और चैन की सांस लेती है। अगले दिन सीन फिर चेंज होता है। इसमें दिखाया जाता है मेगन को और एडी को एमा अपने ऑफिस की तरफ लेके जाती है। उसने मेगन को कवर किया हुआ है। वह अपने साथी के पास जाती है और बोलती है कि हमें इस प्रोजेक्ट को रोकना होगा, क्योंकि ये रोबोट मानवता के लिए खतरा बन चुका है। कि उसके फ्रेंड काफ़ी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि हम इसका प्रोग्राम चेंज करके इसे एक अच्छा रोबोट बना सकते हैं, जो कि बच्चों की मदद करेगा और लोगों का हमदर्द भी बनेगा। लेकिन एमा उन्हें जिस तैसे करके समझाती है और बताती है कि हमें इस प्रोजेक्ट को रोकना ही होगा, और वह ईडी को लेकर के वहाँ से निकल जाती है और कोवर्कर्स उसमें काम करने लग जाते हैं। ढूँढ रही होते हैं कि मेगन एकदम से खुद ही एक्टिवेट हो जाती है और लोगों पर हमला कर देती है। काफ़ी लोगों को वो घायल कर देती है और काफ़ी लोगों को वो मौत के घाट उतार देती है। ये सब देखने के बाद बाकी वर्कर डर जाते हैं और वो बाहर की तरफ भागने लगते हैं। मेगन भी इसका फ़ायदा उठाकर बाहर निकल जाती है और खुद ही एक्टिवेट होकर के एमा के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर भी वह जाकर एमा को मारने लग जाती है। यहाँ पर एमा अपने ही बनाए हुए रोबोट से अपनी ही जान की भीख माँग रही थी। यहाँ पर इंसान का एक ऐसा रूप दिखाया जाता है जो कि बहुत ही नफ़रत भरा था। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और एमा अपनी जान बचाने में लग जाती है। वह इस बीच में घायल भी हो जाती है, तभी देखते हैं कि एडी वहाँ पर आती है और एक रोबोट लेकर आती है। ये वही रोबोट था जो एमा ने अपने कॉलेज टाइम में बनाया हुआ था। उन दोनों रोबोट के बीच में ज़ोरदार लड़ाई होती है और फिर एडी और एमा मेगन से जीत जाती है और बचकर बाहर की तरफ भागने लगती है। और पीछे से उनके जो साथी बचे हुए थे वह पुलिस को लेकर के आते हैं और दिखाया जाता है कि मेगन अभी भी सही है और एमा के घर के कैमरे को कंट्रोल करके उन पर नजर रख दिए। इस डराने वाले दृश्य को दिखा करके ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मेगन एक तरह से मूवी के बारे में जानने जा रहे हैं, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है M3 गैन। और इस मूवी की जो सेकंड पार्ट है उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये आपको कब तक देखने को मिलने वाला है ये भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो ये उस टॉय के बारे में, यानी एक तरह से मशीन के बारे में, जो कि माता पिता की जगह ले लेती है। यानी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि जिस प्रकार से लोग भी बाग अपने मोबाइल फ़ोन में और इसके साथ वर्क में बिजी रहते हैं, तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए रोबोट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इस मूवी के माध्यम से बताया गया है। और लेकिन एक हद तक ही इसे यूज़ में लिया जा सकता है और ये जो एक तरह से टॉय है ये बेकाबू हो जाता है और इसी के साथ इनके साथ एक तरह से तकलीफ होना चालू हो जाती है और इसे रोक दिया जाता है। इसी बीच इसी स्टोरी पर ये बेस्ड मूवी है। ये आपको ऑफिशियल रूप से 16 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज करते हुए दिखी थी और 23 दिसंबर 2022 को इसे एक तरह से कुछ ही सिटीज में लॉन्च किया गया था। उसके बाद ऑफिशियल रूप से हिंदी में भी इसे
16 जनवरी 2023 को रिलीज कर दिया गया है और इसके साथ साथ इसके 2.0 वर्जन की यानी एक तरह से इसके अगले पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है और शूटिंग भी चालू हो गई है। वो आपको 7 जनवरी 2025 में देखने को मिलने वाली है, यानी तकरीबन 2 साल के वेट के बाद ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। बजट इसका मूवी का लगभग 12 करोड़ यानी 12 मिलियन डॉलर्स था यूएसडी और इसी के साथ इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार कर दिया है 170 से 200 मिलियन डॉलर्स के बीच में, यानी रिकॉर्ड तोड़ कमाई है और लगभग कई गुना ज़्यादा इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्राप्त किया है। इस मूवी की स्टोरी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको इस मूवी की स्टोरी बता दी है और कंटिन्यूस रखते हैं इस वीडियो को। यदि आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस पार्ट के अंदर हम इस मूवी के फैक्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस मूवी के प्रोडक्शन और कास्टिंग के बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के इस पार्ट को शुरू करते हो, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो इसे। तो हम जानते हैं इस मूवी के रिव्यू और फैक्ट के बारे में। इसका नाम M3 गन है, जिसे मेगन के नाम से भी जाना जाता है। ये 2022 की अमेरिकन आधारित साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन जेरार्ड जॉनसन द्वारा किया गया है। की है अकेला कूपर ने और इसकी कहानी लिखी है जेम्स वॉन ने। ये जेम्स वॉन और जेम्स वारा द्वारा उत्पादित है। इसमें जो एक्टर हैं एलियंस विलियम्स है, वायलट वॉयलेट मैक्रा है, रोनी चिएंग है। छायांकन किया है पीटर मैकफेक्री ने। ये जेम एम बॉय द्वारा संपादित है। इसमें जो म्यूजिक है वह एंथोनी बिलिस ने दिया है। इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी है वो ब्लूम हाउस प्रोडक्शन, परमाणु रक्षांश प्रोडक्शन, फूड डालो जीतो है और इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा प्रसारण किया जाता है। इसके रिलीज करने की डेट है 7 दिसंबर 2022। लॉस एंजलिस से यह हुई थी और ये जैसा कि मैंने बताया संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा है। इसका जो समय है 102 मिनट है। इसकी भाषा अंग्रेजी है। इसका बजट 12 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस में लगभग इसका कलेक्शन 173 मिलियन रहा। मेगन का जो प्रीमियर है 7 दिसंबर को 2022 को लॉस एंजलिस में होता। इसे पूरे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 6 जनवरी को 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। ये फिल्म एक व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता थी, जिसे 12 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 172 मिलियन से अधिक कमाई की। ये आलोचकों से डरावनी और हास्य व्यंग्यात्मक तत्वों और प्रदर्शनों ने अपनी आकर्षक प्रशंसा की। M3 गन 2.0 नामक एक सीक्वेंस 17 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। मतलब इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, जिसमें विलियम्स और मेका अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं। कूपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए लौट रहे हैं। जॉन स्टोन भी निर्देशक के रूप में वापसी के लिए बातचीत करते हैं। के रूप में वो एलिसन विलियम्स है, केडी के रूप में वायलेट मैक्राग है, डेविड के रूप में चोमी नियंग है, M3 गन के रूप में एमी डोनाल्ड है। M3 गन की आवाज़ जेना डेविस ने दी। कोल के रूप में बायन जॉर्डन आल्वेंड है। ट्रेस के रूप में जेन वेन एप्से, कर्ट के रूप में स्टीफन गार्नेट मोर्टेन है। सोलिया के रूप में लोरी डैंग है। लिंडा के रूप में एमी उशरवुड है। बेडन के रूप में जेकी कॉन्सेड है। ग्रेग के रूप में माइकल शेपर्ड है। अधिकारी कार्टर के रूप में सैमसंग चान बोंगे। कीरा जॉनसन आवा के रूप में है। होली के रूप में रेन लियोंग है। ओले ग्रीन प्यान के रूप में है। अब हम जानते हैं फिल्म का विचार तब शुरू हुआ था जब वॉन्ग ने एक एटॉमिक मॉन्स्टर प्रोडक्शन कहानी के विचारों के विचार मंथन कर रहे थे। एक हत्यारे विधेयक के बारे में सोचा। हालांकि वॉन की 2014 की फिल्म एनाबेल का एक किन्नर के डोल के बारे में उन्होंने काफ़ी हद तक अवधारणा को तकनीक के अधिक गले लगाने और उस पर बहुत अधिक भरोसा करने के बारे में है। और क्या होता जब एक तकनीक अनियंत्रित चलती है। यह उस दुनिया पर एक टिप्पणी है जिसे हम दिन रात प्रासंगिकता लगता है। ब्लम ने कहा कि फिल्म ब्लैक कॉमेडी तत्वों के जो एक कारण है कि जेम्स स्टोन को निर्देशित करने के लिए चुना गया था। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो रोमांच और सेट के टुकड़े कर सके, लेकिन जिसके पास एक चुटीला दृष्टिकोण भी हो। वान ने जॉन स्टोन की फिल्म हाउस बॉन्ड की प्रशंसा की। डरावनी और विनोदी दोनों स्वर बनाकर डरावनी और कॉमेडी तत्वों को संतुलित करने के लिए उनकी क्षमता के कारण ये संवेदनशीलता M3 गन के लिए आवश्यक थी। जुलाई 2018 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की जेम्स वॉन और जेम्स ब्लम द्वारा निर्मित एक टेक्नो हॉरर थ्रिलर फिल्म के लिए उत्पादन चल रहा है, जिसका नाम M3 गन था। जेरार्ड जॉनस्टन द्वारा निर्देशित करने की पुष्टि की गई, जबकि अकेला कूपर ने वॉन्ग के साथ पटकथा कहानी लिखी। शूटिंग 2018 के अंत में शुरू होने वाली थी। 12 मिलियन डॉलर के इस बजट का प्रमुख
प्रमुख फोटोग्राफी जून 2021 में लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया और ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में शुरू हुई। ऑकलैंड उपनगरों का उपयोग फिल्म में डेनवर, कोलोराडो टाइप फील देने के लिए किया गया था। न्यूजीलैंड में कोविड-19 लॉकडाउन होने से ठीक पहले अगस्त के मध्य फिल्मांकन पूरा हो गया था। मोशन पिक्चर एसोसिएशन से PG-13 की रेटिंग हासिल करने के बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में फिर से काम शुरू किया था, क्योंकि मूल कट को बहुत अधिक इंसर्ट माना गया था। विशेष प्रभाव: मोरेट एफएम स्टूडियो के एंड्रियर मोरेट केटी दसे ने M3 गन का एनिमेटेड कठपुतली संस्करण बनाया, जिसका उपयोग संवाद और क्लोजअप के लिए किया गया था। कुछ दृश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया एक दूसरे के एनिमेट्रोनिक भी था। साथ ही M3 गन का एक संभावित स्टंट संस्करण भी था, जिसे कठपुतली नहीं बनाया गया था। एनिमेट्रोनिक M3 गन को विभिन्न तकनीक के माध्यम से कठपुतली बनाया, जैसे जिसे मोरो टस्से द्वारा अनुकरण के लिए रेडियो नियंत्रित चेहरे के भाव के साथ शामिल किए गए थे। संवाद के लिए संचालित लिप सिंक न्यूजीलैंड अभिनेत्री किम्बल कॉमसेन द्वारा फिल्मांकन के दौरान स्थायी गाइड ट्रैक प्रदान किए गए थे। और एक कठपुतलिकार शारीरिक रूप से M3 गन के सिर और शरीर को हिलाता है। एमई डोनाल्ड ने M3 गन के दृश्यों का प्रदर्शन किया है, उस जिससे कठपुतली शारीरिक गति की आवश्यकता नहीं थी और उसे अपने स्टंट भी किए। डोनाल्ड ने M3 गन की चपलता को विचित्रित करने के लिए JD प्रोटी ल्यूड हॉकर से आंदोलन प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेट पर डोनाल्डो ने मोरेट एफएम द्वारा बनाया गया एक स्टेज सिलिकॉन M3MN मास्क पहना हुआ था। इसके बाद ही एनिमेटेड मेल खाने के बाद M3 गन के चेहरे पर CGI संस्करण से बदल दिया गया। फर्स्ट प्रोडक्शन में M3 गन के रूप में डोनाल्डो ने भौतिक रूप से प्रदर्शन को न्यूजीलैंड स्थित प्रभाव स्टूडियो बेटा वर्कशॉप द्वारा डिजिटल दृश्यों के प्रभाव को बढ़ाया गया। M3 गन के डिजाइन के बारे में बात करते हैं। जॉन स्टोन ने कहा कि वे प्रेरणा के लिए ऑड्रे हेपबर्न, ग्रेसी केली, किम नोवाक जैसे 50 दशकीय फिल्म आइकनों को देखते हैं। प्रशिक्षण संजीत हुए नवंबर 2022 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि यूनिवर्सल इस बात से खुश था कि फिल्म कैसे बनी और सीक्वल्स बनाने की योजना बना रही है। जनवरी 2023 में जॉन स्टोन सीक्वल की बातचीत की पुष्टि की, जिसमें वांग को बताया कि उनके पास सीक्वल कहाँ जाएगा और इस पर विचार है। कुछ सप्ताह बाद यूनिवर्सल ने 17 जनवरी 2025 को रिलीज की तारीख तय की, जिसका शीर्षक M3 गन 2.0 था। ये फिल्म कूपर द्वारा क्रमशः जेम और रूप में लौटने वाले विलियम्स और मेक्का के साथ लिखी जाएगी। जॉन स्टोन सीधे लौटने की बातचीत कर रहे थे। कुल मिलाकर हम बोले तो M3 गन पूरी सुपर डुपर हिट की। 12 मिलियन लगाकर इसने 172 मिलियन कमाए, जो कि अपनी कमाई का काफ़ी गुना है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तड़का मीडिया को अपने लोगों तक शेयर कीजिए। और आप सब्सक्राइब भी ना करना भूलें। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों, अब तक हमने इस मूवी की स्टोरी जान ली, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जाना, और अब हम इस मूवी के कई फैक्ट और हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो कोई सी प्लेटफॉर्म की हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और उस मूवी का नाम लिख दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूस रखते हैं और आप वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, बात की जाए इस मूवी की OTT राइट की, तो अमेजोन प्राइम पर ये आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ ये मल्टीपल लैंग्वेजों में अवेलेबल है। साथ ही साथ हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सारी लैंग्वेज अवेलेबल है। आप अमेजोन प्राइम पर जाकर इसे देख सकते हो। तो इस मूवी के बारे में बताया जाए तो जेराड जॉनस्टन द्वारा निर्देशन की गई 2022 की अमेरिकन शायर फिल्म और हॉरर फिल्म है, जिसे कपूर और जेम्स वॉन के साथ भी निर्मित किया गया है। एक कहानी के अकेला कपूर द्वारा लिखी गई है और इसमें एलिस विलियम्स और वायलेट मैक अभिनय किया है। और एमी डॉनल्ड शारीरिक रूप से M3 गन का किरदार निभा रही है, जो एक तरह से जैन डेविल इस किरदार को आवाज़ दे रहे हैं और इसका कथनांक उसी नाम की कृत्रिम रूप की बुद्धिमान गुड़िया का अनुसरण करता है। आत्मा जागरूक विकसित करती हैं और अपने आप को मानव के साथ बातचीत करने के लिए दृढ़ होती हैं। इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात की जाए तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है जेराड जॉनसन, और इस मूवी को जो लिखा है
उनके बारे में बात की जाए तो इस मूवी को लिखा है 1 लाख कपूर, और इसके साथ इसकी जो कहानी है वो 1 लाख कपूर के साथ जेम्स वॉन ने लिखी है। साथ ही साथ बात की जाए तो प्रोडक्शन की, तो जेम्स ब्लैम्स और इसी के साथ जेम्स वन दोनों ने ही मिलकर इस मूवी का डायरेक्शन किया है। इसमें अभिनेताओं की बात की जाए तो एलियंस विलियंस और इसी के साथ वाइल्डलेट, और इसी के साथ इसमें आपको देखने को नज़र आए हैं मुख्य रूप से वाइट मेरगन और इसी के साथ रोनी चेन, और इसी के साथ इसमें सिनेमेटोग्राफी का जो एक तरह से काम संभाला है पीटर मैकक्राफ्ट ने, और इसमें जो एडिटिंग की है वो की है जेम्स मैकियंस ने। इसमें म्यूजिक दिया है एथलॉन विलियंस ने। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो ब्लैब हाउस प्रोडक्शन, परमाणु रक्षण प्रोडक्शन फुट डालो, और उसके साथ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन संभाला है यूनिवर्स पिक्चर्स ने। रिलीजिंग की तारीख की बात की जाए तो ये ऑफिशियल रूप से 7 दिसंबर 2022 को इंग्लिश में लॉन्च कर दी गई थी। उसी के साथ यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ इंडिया में इसे लॉन्चिंग किया गया 6 जनवरी 2023 को। साथ ही साथ इसी के साथ मैं बताऊँ तो इसकी रनिंग टाइम के बारे में तो 102 मिनट है, और इसी के साथ साथ इसे मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट और के अंदर बनाया गया है, और इसकी लैंग्वेज जो थी ऑफिशियल रूप से इसे बनाया गया है इंग्लिश के अंदर। बाकी जितनी भी लैंग्वेज है उनमें डब किया गया है। मूवी के बजट के बारे में बात की जाए, बस बहुत ही कम बजट में इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। 12 मिलियन के बजट में इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया $175 मिलियन का, यानी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। और साथ ही साथ M3 गन का प्रीमियम 7 दिसंबर 2022 को लॉन्च एजियंस में हुआ, और इसने यूनिवर्स पिक्चर द्वारा 6 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटवर्क के रूप से रिलीज किया गया। यह फिल्म व्यवसाय और आलोचना सफल रही, जिसने 12 मिलियन के बजट में दुनिया भर में 175 मिलियन से भी अधिक की कमाई की। आलोचना में डरावनी और इसके साथ कॉमेडी और हॉरर, साथ ही साथ आकर्षण मिशन के प्रशासना दी गई, और M3 गन्स 2.0 नामक एक सीक्वल्स 17 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगले पार्ट की भी रिलीजिंग डेट फिक्स कर दी गई है, तो आप सभी का इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन तकरीबन 1 या 2 साल लगेगा, क्योंकि 2023 चल रहा है और 24 और 25 में 17 जनवरी 2025 में ही ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिलेगी, जिसमें विलियंस और मैकरन अपनी भूमिकाओं को दोहराते रहे हैं। कूपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए लौट रहे हैं, और जॉन स्टॉर्म भी अभिनय के लिए वापसी के लिए बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो कैट नाम की 9 साल की बच्ची एक कार दुर्घटना में अपनी माता पिता को खो देती है। उसे अपनी चाची जेम्स के साथ रहने के बजाय जाती है, और जो हाई टेक की सिस्टम वो कंपनी में रोबोटिक है, और जेम्स रूप में M3 गन्स मॉडल 3 जेन्यूड एडास विकसित करने के लिए कंपनी के संसाधनों का उपयोग कर रही थी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संचालित एक बच्चे के आकार की हूबहू रोबोट गुड़िया थी, जिसमें अंतिम साथी के रूप में डिजाइन किया गया था। अपने प्रोग्राम में M3 गन के एक तरह से असफल परिणाम के दौरान जेम्स बॉड डेविड को परियोजना को पता चल जाता है, और वो उस पर काम बंद करने का आदेश देता है। जेम्स और कैटविन अब तक जुड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, जब तक कि वह कैट ब्रूस को खोज न ले, और जेम्स द्वारा बनाया जाता है एक मोशन कैप्चर रोबोट कैडी को भी उसके साथ देखकर जेम्स M3 गन को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। और इसी के साथ जब प्रोटोटाइप M3 गन को औपचारिक रूप से कैंडी के साथ जोड़ा जाता है, तो वो डेविल परियोजनाओं की सफलता की क्षमता के प्रति एक तरह से असक्त हो जाती है, और M3 गन की उम्मीदों से बढ़कर है और माता पिता की भूमिका निभाने लगती हैं। जेम्स के सहकर्मी टेंस कॉल्स के साथ कैंडी के रैपिड लिट्स और कैंडी को M3 गन के प्रति अस्वास्थ्य भावनापूर्ण लगाव विकसित होने के बारे में चिंतित है। M3 गन अधिक स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देती हैं। वह किसी भी चीज़ को लक्षित करता है जिसमें वह कैंडी के खिलाफ
एक तरह से खतरा मानती है और जेम्स के पड़ोसी सोलिंस के कुत्ते द्वारा उसके कैंडी दोनों पर हमला करने के बाद वे उसे मार डालती हैं। और बाद में एंट्रीगन कैंडी को धमकाने वाले एक तरह से लड़के ब्रांड पर हमला करती है, उसका कान खींच लेती है। जब वह उसका पीछा करती है तो वह सड़क पर गिर जाता है और एक गुजरती कार से एक तरह से मर जाता है। और जब लेनिस अपने लापता कुत्ते के जेम्स को दोषी ठहराती हैं तो एंट्रीगन ने उस पर कीटनाशक का एक छिड़काव कर दिया है। और इसी के साथ जेम्स को एंट्रीगन का एक तरह से शक हो जाता है और वह अपनी वीडियो लॉग की जांच करने का प्रयास करती है। केवल फाइलों को रैप्ट या डिलीट करने के लिए जेम्स एंट्रीगन को बंद कर देती है और उसे लैब में ले आती है, जहां वह टेस और कोल उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एंट्रीगन से अलग होने पर कैंडी व्याकुल हो जाती है और जेनर को थप्पड़ मार देती है। जेम्स अपनी असावधानी के लिए माफ़ी मांगती है और कैडिन को बताती है कि एंट्रीगन के केवल एक व्याकुलता है, वह उसके नुकसान से निपटने में मदद करती है और समाधान नहीं। और इसके साथ वहाँ पर बताया जाता है एक तरह से दोस्तों, उसके अंदर बताया जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया, उस कुत्ते को ये मार देती है और एमजी गन को एक कैंडी के साथ देखने के बाद फैंकी के निवेशकों ने MG3 गन की रिलीजिंग की हरी झंडी दी थी। और जेम्स टेंस और कोल ने जो जोखिम उठाया उसे देखते हुए M3 गन को बंद करने का फैसला किया और टेस को और कोल MG गन को बंद करने का प्रयास करते हैं, जबकि जेम्स कैडिन को घर ले जाती है और M3 गन अपने सक्रिय हो जाता है और कोल को लगभग एक तरह से लटका देता है। जब टेंस कोल को बचाता है तो M3 गन उनकी प्रयोगशाला में विस्फोट कर देती है। इमारत से बाहर निकलने से पहले M3 गन डेविड और उसके साइकट को एक लिफ्ट में मारता है और इसे हत्या और आत्महत्या के रूप में प्रस्तुत करता है। वह एक कार चुराती है और जेमा के घर पर वापस चली जाती है। M3 गन जेमा का सामना करती है, जो कि केडी के एकमात्र माता पिता के रूप में पदभार संभालने के लिए उड़ित है और जेम्स एक तरह से M3 गन को रोकने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में उसे नुकसान पहुंचता है और विकृत करती है, लेकिन M3 गन अंततः उस पर हावी हो जाता है और कैंडी जेम्स को बचाता है। M3 गन अलग करने के लिए ब्रूस का उपयोग करती है, लेकिन M3 गन का शीर्षक आधा सक्रिय रहता है और कैंडी पर हमला करता है और जेम्स M3 गन के सिर का एक संस्करण चिप एक तरह से उजागर करता है, जिसे कैंडी ने एक पेचकस के साथ एक तरह से चुरक गोपाता M3 गन को नष्ट कर देती है। हालांकि जेम्स और कैडिन घर से बाहर निकलती है और जेम्स का एलो होम डिलीवर अपने आप चालू हो जाता है और एक कैमरे उनकी ओर देखते हैं। और बात की जाए तो कास्ट की, तो इसके अंदर आपको मेन कास्ट के अंदर सबसे पहले जेमा के रूप में एलियन सिविलियंस और कैंडी के रूप में वैलेट मेगन, डेविड के रूप में रोनी चिंगर्स, M3 गन के रूप में एमी डोनलाइड, उसके साथ M3 गन की आवाज़ देने के रूप में जेम्स डेवी, कोल के रूप में बॉर्ड जॉन और एलोरिथ। प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसके डेवलपमेंट और स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करते हैं तो फिल्म का विचार तब शुरू हुआ जब वैन और एमोड मोस्ट प्रोडक्शन कहानी के विचारों पर विचार में कर रहे थे और एक हथियारी गुड़िया के बारे में एक बात उन्होंने चुनी। हालांकि वॉन की 2014 की फिल्म एनाबेल एक किलर डॉल के बारे में उनको कहा काफ़ी हद तक अवसरण तकनीक से अधिक गले लगने और एक तरह से मुख्य रूप से 2014 की फिल्म एनाबेल का किलर डॉल के बारे में उन्होंने कहा काफ़ी हद तक अवसरण तकनीक को बहुत अधिक गले लगाने और उस पर बहुत अधिक भरोसा करने के बारे में है और क्या होता है जब तकनीक अनियंत्रित हो जाती है। ये उस दुनिया का एक टिप्पणी जिसमें हम एक तरह से रहते हैं और प्रसंगित कहते हैं। ब्लम्स ने कहा कि फिल्म में ब्लैक कॉमेडी तत्व होंगे, जो कि एक कारण है जो जॉन स्टोन को निर्देशन करने के लिए चुने थे। हम किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि रोमांच और सेट के टुकड़े कर सके, लेकिन उसके साथ एक चुड़ील दृष्टिकोण है जो कि वैन जोन्स की फिल्म हाउस ब्राउन को प्रशासन की
डरावनी और विनोद दोनों का असर बनाकर डरावनी और कॉमेडी तत्वों को संतुलित करने की उनकी क्षमता के कारण है और संवेदनशील M3 गन के लिए आवश्यक थी। जुलाई 2018 में हॉलीवुड रिपोर्ट ने घोषणा की कि जेम्स वॉन और जेम्स ब्लब्स द्वारा निर्मित एक टेक्नो हॉरर थ्रिलर के उत्पादन चल रहा है जिसे शीर्षक M3 गन था और जेराइड जॉनसन के निर्देशन करने की पुष्टि की गई। साथ ही साथ और भी अपडेट निकल कर बाहर आए जिसमें एकल कपूर ने वो उनके साथ स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी पर काम किया। शूटिंग 2018 के अंत में शुरू होने वाली थी, लेकिन इसी बीच इसे रोक दिया गया और $12 मिलियन में बजट में बनी ये फिल्म प्रमुख फोटोग्राफी जून 2021 में इसे शुरू कर दिया गया और इसी के साथ लॉस एलियस कैलिफोर्निया और इसके साथ न्यूजीलैंड में भी इसे एक तरह से फिल्मोग्राफी की गई और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन के उपनागरिक और उपयोगी फिल्म को डोनर और टाइम फिल्म देने के लिए किया गया। अगस्त के मध्य तक फिल्मांकन पूरा हो गया और मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने PG-13 रेटिंग हिस्से करने की फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन में फिर से शुरू कर दिया क्योंकि मूल कट को बहुत हिंसक माना गया था। साथ ही साथ एक तरह से मेरोड MX स्टूडियोज के एडिट रोमेट और कैथ ने M3 गन का एक एनिमेटेड कठपुतली संस्करण बनाया जिसका उपयोग संवाद और क्लोज अप के लिए किया गया था। कुछ दर्शक के लिए इस्तेमाल किया गया एक दूसरे एनिमेटेड थी। साथ ही M3 गन एक संबंधित स्टार संस्करण भी था जिसे कठपुतली नहीं बनाया गया। एनिमेटेड M3 गन को विभिन्न तकनीकों के माध्यम से कठपुतली बनाया गया था जिसमें मेरोट और अनुग्रह किए गए रेडियो नियंत्रण चेहरे के भाव शामिल थे। साथ ही साथ संवाद के लिए संचालित लिपसिंग और इसी के साथ न्यूजीलैंड अभिनेता कोर्स फिल्म द्वारा की गई। साथ ही साथ एक कठपुतली शारीरिक रूप से M3 गन के शरीर और एक तरह से सिर को हिलाती हैं और एमी डोलन ने M3 गन के दृश्य का प्रदर्शन किया जिसमें एक कठपुतली को शारीरिक गति की आवश्यकता नहीं थी और अपने उस स्टॉर्म एक तरह से बताया। साथ ही साथ डोनाल्ड ने M3 गन की चल लत को नियंत्रित करने के लिए जेड ग्रिफ और लियस हॉर को आंदोलन प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेट पर डोनाल्ड को रोमैंट एक्सप्रेस द्वारा बनाया गया और एक स्त्री सिलिकॉन्स और M3GS मास्क पहना था और इसके बाद एनिमेटेड में मेल खाने के लिए M3GS के चेहरे के लिए CGI संस्करण में बदल दिया गया था। पोस्ट प्रोडक्शन में M3 गन के लिए एक तरह से मुख्य रूप से काम किया गया। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मुख्य रूप से M3 गन के डिज़ाइन के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ नेबोन जैसे 50 दशक के स्क्रीन और इसी के साथ साथ इसके अंदर बाल सोर्ज प्रतीत प्राइड को लिफ्ट के साथ भी दिखाया गया था। साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में बात करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आपको यदि और भी कोई वेब सीरीज़ की एक तरह से एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे उसकी स्टोरी जाननी हो, चाहे अपडेट जाननी हो, चाहे वो 1919 की हो, चाहे 2024 में रिलीज़ होने वाली हो, सभी मूवीज़ की अपडेट हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी हमारे चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो बात आ रही थी दोस्तों रिलीजिंग के बारे में। रिलीजिंग के बारे में मुख्य रूप से बात की जाए तो M3 गन के बारे में बेसिकली मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ। मुख्य रूप से रिलीजिंग तो आप सभी को मैंने बता दी थी, लेकिन किस प्रकार से इसके टीजर और ट्रेलर को रिलीज़ किया गया उसी पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के लिए जैसे कि मैंने बोला आप लाइक तो कर ही दिए होगे, साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर भी कर दे। तो अब बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में। मूवी की बेसिक डिटेल मैंने बता दी। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो M3 का एक तरह से वर्ल्ड वाइड प्रीमियम 7 दिसंबर 2022 को लॉस एलियस में हुआ। 6 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वेब
पर एक तरह से इसे रिलीज़ कर दिया गया और इसके साथ ये नाट्य रिलीजिंग का विस्तार हुआ और इसे मूल रूप से 13 जनवरी 2023 को रिलीजिंग किया गया और हाउस पार्टी के साथ प्रतिस्थापन और एक तरह से मेंस और कोल्ड ओट के व्यापारिक विस्तार के बचने के लिए इसे सप्ताह पहले संस्कृत किया गया था, जो कि 13 जून के लिए निर्धारित किया गया था। साथ ही साथ इस मूवी के बारे में बात की जाए तो फिल्म की एक तरह से टीजर पोस्टर का अवधारण 2023 से एक तरह से में किया गया। पहला ट्रेलर 21 अक्टूबर 2022 को टेलर स्विफ्ट के एक सेट पर जारी किया गया था। इसके प्रीमियम के बाद M3 गन को टॉसिंग की एक क्लिप ने टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक ध्यान आकर्षित किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक ध्यान आकर्षित करने के बाद वायरल पल ने फिल्म की रिलीजिंग की चर्चा बनाने में मदद की और दूसरे और अंतिम ट्रेलर ने 7 दिसंबर 2022 को जारी किया गया, जिसने कि एक तरह से बहुत चक्का मचा दिया, यानी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा लोगों द्वारा उसे देखा गया। और वेल स्पोर्ट गुड़िया पर आधारित अंतिम फिल्म M3 गन स्कॉट ब्रदर्स द्वारा वॉल्क इन ए नाइट का एक तरह से नेट था। 8 जनवरी 2023 को विलियम्स ने खुलासा किया कि उन्होंने यूनिवर्स की मार्केटिंग टीम ने इस बात पर बहस की थी कि ट्रेलर में दर्शकों को शामिल किया जाए और यह दर्शक द्वारा सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए इसे सहेजा जाए। उन्होंने द हॉलीवुड रिपोर्ट्स बताया कि जब हमने ट्रेलर का पहला कट देखा तो हम सभी इस बात पर विचार कर रहे थे कि ट्रेलर में डांस को छोड़ दिया जाए या फिल्म में इसे एक तरह से सरप्राइज के रूप में कोशिश किया जाए। और लड़का यूनिवर्स में मार्केटिंग की ताकतें इसे ट्रेलर में रखने की सही थी, क्योंकि इसे एक तरह से ईमानदारी में मदद की। होम मीडिया के बारे में बात की जाए तो M3 गन का प्रीमियम स्ट्रीम सेवा पी कॉप पर 24 फरवरी 2023 को हुआ। DVDs और ब्लेयर्स के 21 मार्च 2023 को रिलीज होने की उम्मीद थी, जिसमें सभी प्रारूप को एक एनिटेड संस्करण प्राप्त होगा। साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। 19 मार्च 2030 को M3 गन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लगभग 95 मिलियन की कमाई की और अन्य क्षेत्रों में 80 मिलियन की कमाई की, जिसमें दुनिया भर में 175 मिलियन की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा M3 गन की शुरुआत में अपनी शुरुआती सप्ताह में लगभग 3,509 एक तरह से थिएटरों में लगभग 17 से 20 मिलियन के रूप में एक तरह से डॉलर्स में कमाई की और अपने पहले दिन का रिकॉर्ड तोड़ कमाई लगभग 11 मिलियन के करीब थी। 11 से 12 मिलियन के बीच तकरीबन थी। गुरुवार की रात को उपभोक्ताओं ने लगभग 2.75 मिलियन सहित अनुमाई को बढ़ाकर 27.5 मिलियन डॉलर कर दिया। इसने अवतार द वे ऑफ वाटर के बाद दूसरे स्थान पर आई। फिल्म ने पहले दूसरे साप्ताहिक तौर के अंदर 18.3 मिलियन डॉलर की कमाई की। दूसरे शेष में अपने तीसरे और चौथे साप्ताहिक में फिल्म ने लगभग 7.9 मिलियन डॉलर और 6.4 मिलियन डॉलर्स की कमाई की, क्रम से तीसरे और चौथे स्थान पर रही। साथ ही साथ इसके बारे में और भी होम मीडिया के बारे में बात की जाए तो एक तरह से समीक्षा एक्रिन और वेबसाइट रॉट एक तरह से रॉट और इसके साथ रॉट टमाटोज पर फिल्म की 3.1 समीक्षाओं के आधार पर इसे 10 में से 7.1 की औसतम रेटिंग दी है। और साथ ही साथ अनुपेक्ष के रूप में मुख्य रूप से इसे मनोरंजन M3 गन दृश्य हॉरर कॉमेडी और टेकन के रूप में सहज एक तरह से रेटिंग दी गई है। साथ ही साथ भारतीय औसत स्कोर में 100 में से 72 यानी 100 में से 72 लगभग 55 समीक्षाओं के आधार पर आमतौर पर अनुग्रह समीक्षा दर्शाई है। और इसने फिल्म को A+ से F एक तरह से पैमाने पर B का औसतम ग्रेड दी है, जबकि पोस्ट ट्रैक में मतदान करने से 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं। पराइट के वॉलगेरियस ने M3 गन को एक विचार करने वाली एक तरह से शैली की फिल्म का है, जो अपने खुद की बेरुखी को स्वस्थ करती है और लिखा है कि हम सभी यह काम से कम अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं। साथ ही साथ इसी पर बेस ये मूवी है। वास्तविक रूप से
कृत्रिम बुद्धि और द होली रिपोर्ट ने डेविन रूस और डोलन डेविन के शारीरिक और आवाज प्रदर्शन की सराहना की। साथ ही साथ एम3 को चित्रित करने के उपयोग के दर्शक को प्रभावित किया। साथ ही साथ द गैजेट्स ने पीटर स्कॉल्स ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी। और साथ ही साथ और भी कई रेटिंग्स दी गई। एम3 को ग्रो एक और किलर मैक के रूप में वर्णित किया गया और द न्यूयॉर्क ऑफ टाइम के एम3 के फरादी लॉट के बाद एम3 ने फैक्ट्री मेड के रूप में वर्णित किया। साथ ही साथ नंबर 2022 में द न्यूयॉर्क टाइम ने बताया कि यूनिवर्स इस बात में खुश था कि फिल्म एक तरह से कैसे बनी और सीक्वल बनाने की योजना बना रही है। जनवरी 2023 में जॉन स्टॉल ने सीक्वल्स की बातचीत की पुष्टि की, जिसमें वॉन ने बताया कि उनके पास सीक्वल कहाँ जाएंगे और इस पर विचार है। कुछ सप्ताह बाद यूनिवर्स ने 17 जनवरी 2025 को रिलीजिंग की तारीख तय की, जिसका शीर्षक M3GN 2.0 था। ये फिल्म कूपर द्वारा एक तरह से क्रम से जेम्स और कैडिन के रूप में लौटने वाली विलियंस के मैकन के साथ लिखी गई है। स्टॉल सीधे लौटने के लिए बातचीत कर रहे थे। और साथ ही साथ यूनिवर्स ने 17 जनवरी 2025 को रिलीजिंग तय की, जिसका शीर्षक M3GN 2.0 है। यह फिल्म कूपर द्वारा क्रम से जेम्स और कैडी के रूप में लौटने वाली विलियम्स मैक के साथ लिखी जाएगी और जॉनसन सीधा लौटने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब बात आती है इसके अगले वर्जन के बारे में, यानी एक तरह से दूसरे पार्ट के बारे में। उसकी कंफर्मेशन हो चुकी है और कास्टिंग के अंदर ये कैरेक्टर आपको मेन लीड के अंदर उसमें देखने को मिलने वाले हैं। उस मूवी की रिलीजिंग तारीख मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि 2025 में आपको जनवरी की स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाली है, यानी तकरीबन 2 महीने का गैप, यानी 2 साल का गैप आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अच्छी फिल्मों में जाहिर सी बात है टाइम तो लगता ही है। साथ ही साथ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है और आगे फैक्ट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। तो दोस्तों, ये 2.0 वर्जन की भी अनाउंसमेंट मैंने बता दी, साथ ही साथ कई अपडेट जाने। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के जो डायरेक्टर है उनके बारे में। मैं बात कर रहा हूँ जेराइड जॉन स्टोन की, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और इसी के साथ इनके बारे में बात की जाए तो एक तरह से जेराइड जॉन स्टोन न्यूजीलैंड के एक स्क्रिप्ट राइटर है। साथ ही साथ इन्होंने कई मूवी का डायरेक्शन भी किया है। सीटकॉम रिलीजिंग द जैक ब्राउन, डेरिक और हॉलैंड फिल्म हाउस ब्राउन और इसी के साथ M3 के लिए जाने जाते हैं। इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ। व्यवसायिक इनके मुख्य रूप से डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये एक स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर भी है। साथ ही साथ इन्होंने 2008 में इस इंडस्ट्री के अंदर अपने कदम जमाने चालू करे। शुरुआती ज़िंदगी और पेश के साथ जॉन स्टोन का जन्म न्यूजीलैंड के इनवॉल्व में हुआ। 2000 के दशक की शुरुआत में जॉन स्टोन और जैक ब्राउन ने C4 में एक साथ काम किया। कुछ साल बाद उन्होंने ब्राउन के एक व्यक्तिगत काल्पनिक संस्करण के आधार पर न्यूजीलैंड ड्रीम क्रोम पर द जेके ब्राउन डार्जिन बनने के लिए एक प्रोडक्शन कंपनी यंग गिफ्टेड एंड ब्राउन बनाई। जॉन स्टोन ने लेखन और निर्देशन रूप में काम करते हुए 2008 में इसका प्रसारण शुरू किया और मार्च 2014 में जॉन स्टोन ने साउथ बाय साउथ वेस्ट और फेस्टिवल में हाउस ब्राउन के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की और कॉमेडी हॉरर फिल्म 17 अक्टूबर 2014 को चुनिंदा सिनेमाघरों में VOD में रिलीज हुई। अगले वर्ष जॉन स्टोन ने न्यूजीलैंड के एक तरह से सोनी मेल के लिए संपर्क किया और इन्होंने 2013 में एक तरह से डेड फ्लीट के लिए शीर्षक रिकॉर्ड बनाया और प्रतिस्पर्धा और इसके साथ साथ फिल्मांकन 2016 में होने वाला था, लेकिन 2023 में जॉन स्टोन ने कहा ये लंबे समय के बाद पृष्ठभूमि पर रखा है और 2016 में उन्होंने टेरी ट्रिजो को रिलीज़ किया, जो कि 1985 में टेलीविज़न सीरीज
टेरी एंड गैनरूस का रिव्यू थी। अगस्त 2017 में जॉन स्टोन ने वंस ब्रदर्स के साथ मिलकर एक और प्रोजेक्ट पर काम किया और इसके साथ यूनिवर्स के निर्माण करने की दौड़ में होने के बावजूद सूचना मिली कि इनके बचाव और स्क्रिप्ट को चमकाने के लिए काम पर रखा गया है। जॉन स्टोन ने 2018 में प्रस्तुति द न्यूजीलैंड ऑफ मार्की के पहले सीजन के एपिसोड का निर्देशन किया। उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी हॉरर फिल्म एम3गन को निर्देशन करने के लिए साइन किया। हाउस ब्राउन में हॉरर और कॉमेडी तत्वों की संतुलितता करने की क्षमता की प्रशंसा करने के बाद निर्माता जेम्स वन ने जॉन स्टोन को इस काम के लिए चुना। एम3गन को व्यावसायिक और महत्व सफलता के लिए 6 जनवरी 2030 को जारी किया गया था और इसने पहले शुरुआती सप्ताह में 30 मिलियन से भी अधिक की कमाई की और सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। जॉन स्टोन शादीशुदा है और इनके 2 बेटे भी हैं, जिनका जन्म 12 और 2014 में हुआ। फिल्मांकन के बारे में बात की जाए तो हाउस, इन्होंने सबसे पहले इसका डायरेक्शन और इन्होंने ही इसे लिखा था। एम3गन का भी डायरेक्शन इन्होंने ही किया, लेकिन इसे लिखा नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने टेलीविज़न एक तरह से शो के बारे में बात की जाए 2008 से 2009 के बीच में जेकी ब्राउन डायरीज में अपना डायरेक्शन दिया। साथ ही साथ इसे लिखा भी। टेरी ट्रिजो में इसका डायरेक्शन और स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी और इसी के साथ और भी कई टेलीविज़न शो में अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। अब बात की जाए तो एकला कपूर की एक अमेरिकन पटकथा लेखक और स्क्रिप्ट राइटर है, टेलीविज़न निर्माता। वे हेलफेस्ट 2018 और मैरीलैंड 2021 और एम3गन 2022 और द नन 2। जी हाँ दोस्तों, ये भी इस मूवी के बारे में भी हमने कई डिटेल हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ द नन की अपडेट जो नई निकल के आई थी उसके बारे में भी बता रखा है, स्टोरी क्या आपको देखने को मिलने वाली है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर रखा है। तो यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो मैं ऊपर आई बटन पर उसे दे दूंगा, आप जाकर आई बटन से उसे देख सकते हो। साथ ही साथ वीडियो को तो लाइक तो करना ही है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी के साथ ये एक तरह से एम3गन 2.0 की स्क्रिप्ट भी लिख डाली है इन्होंने 2015 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, डरावनी फिल्म और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में उल्लेखित है। कूपर ने वॉरेट की 2021 की सूचना में देखने के बाद 10 स्क्रिप्टें नामांकित की। इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो हैती मिसलोर यूएस और इसके साथ सक्रिय वर्ष इनका 2012 था। प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो कपूर का पालन पोषण हैती मिसोरियो में हुआ। उन्होंने 2003 में टेमिन स्टेट यूनिवर्सिटी में सकारात्मक लेखन किया और साथ ही साथ इन्होंने इसी के साथ यूनियस स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविज़न में अपना MS प्राप्त किया, जहां एक एनिस और CBI लेखन के लिए फेलिस की पहली एक तरह से प्राप्ति थी। कपूर 2 सीजनों के लिए ग्रीन के लिए एक कर्मचारी लेखन थे और द 100 अमेरिकन हॉरर स्टोर ल्यूज क्रेज और इसके साथ विच ऑफ ईस्ट एंड चैम्बर्स के लिए एक लेखन के सह निर्माता बने। उसने सितंबर 2021 में रिलीजिंग होने वाली हॉरर मैनिलेट लिखा और हॉरर फिल्म द नन की आगामी सीक्वेंस के साथ साथ 2022 की हॉरर फिल्म एम3गन और इसके सीक्वेंस की स्क्रिप्ट लिखी। कपूर को आगामी HBO मैच के शो रनर्स के रूप में भी घोषणा की गई और ली एजेंट के उपन्यास में मोस्टिंग का टेलीविज़न रूपांतरण हुआ। साथ ही साथ बात की जाए तो फिल्मोग्राफी की हेड स्ट्रेट 2018 और टैग 2021 और इसके साथ M3GN इसका 2022 में डायरेक्शन किया और 2023 की अपकमिंग मूवी द नन 2 ये भी बहुत ही बेहतरीन मूवी होने वाली है। रिलीजिंग तारीख की इसकी मैं बात की करूँ तो ये आपको 8 सितंबर 2022 को देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ M3GN 2.0 2025 को आपको देखने को मिलने वाली है, यानी बहुत ही बेहतरीन इसकी शुरुआत होने वाली है। इसने इन्होंने टेलीविज़न शो टोन विदो में अपना डायरेक्शन दिया। साथ ही साथ 12 से 13 के बीच में ग्रैम में और 14 से 15 के बीच में 100 के अंदर 16 से 18 के बीच में ल्यूक की कैच के अंदर अपना डायरेक्शन देते हुए नजर आए।
साथ ही साथ स्टोरी के बारे में भी तो मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो जोसन ब्लूम्स, इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 20 फरवरी 1980 में एक अमेरिकन फिल्म और टेलीविज़न निर्माता है। वह ब्लेम हाउस प्रोडक्शन के संस्थापक और सीईओ है, जिसने डरावनी फ्रेंचाइजी पैरामाउंट सिक्विट 2007 और 21 में, इंसिट 2010 और 2023 में, द पर्ज 2013 और 21 में निर्माण किया, और ब्लेम्स ने सिनी स्टार 2012 और लोकल्स 2013 और विपल्स 2014, द गिफ्ट 2015 में डायरेक्शन किया। और इसी के चलते चलते कई बेहतरीन मूवीज़ का एक तरह से इन्होंने उन पर काम किया। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 20 फरवरी 1980 में हुआ। आज इनकी उम्र लगभग 44 साल है। यूएस में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ इनके बारे में बताया जाता है ब्लेम्स को हिम्प्लॉस 2014 और गेट आउट 2017 में। उसी के साथ साथ द जिक्स 2015 के लिए उत्कृष्ट ब्रेन और नॉन फिक्शन सीरीज के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी जीता। साथ ही साथ ब्लेम का जेम्स लॉस एजेंसी और कैलिफोर्निया में हुआ। वे सालिन विलियम्स ब्लेम्स और इरविन ब्लेम्स के पुत्र थे। उनकी माँ एक प्रोफेशन थी और इसी साथ कला प्रोफेशन थी। इनके पिता एक स्वतंत्र कला डीलर और फ्लैर गोलर के निर्देशांक हैं। साथ ही साथ इन्होंने 1991 में वर्ड्स कॉलेज में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की, जबकि अवसर वे बोसे की साथी फिल्म निर्माता रूममेट और ब्लम्स 1975 में ब्लॉच की पहली फिल्म टिकट एंड स्कीम का निर्माण किया। ब्लेम ने जॉब हॉर्न और विस्टिंग के लिए मिरमैक्स में एक कार्यकारी के रूप में काम किया और बाद में पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए एक स्वतंत्र निर्माता के रूप में काम किया। और मिरमैक्स में एक अपने कार्यकाल से पहले ब्लेम एट हॉल की मेल पार्ट थिएटर फिल्म में निर्माता निर्देशक था। ब्लेक वाइस कॉलेज में 1991 में स्नातक और वह एकेडमिक म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर के स्नातक बोर्ड के लिए सदस्य थे। उन्होंने निर्माता विकिंग्स एड स्कीम में 1985 के दशक में पहली फिल्म के लिए वित्त पोषण प्राप्त किया और पारिवारिक परिचय मनोरंजन करने में स्टीन मार्ट ने एक पत्र प्राप्त करने के बाद इन्होंने स्क्रिप्ट का समर्थन किया। ब्लेम में बॉलीवुड के अधिकारी को भेजा गया स्क्रिप्ट की प्राप्ति के साथ पत्र उल्लंघन किया। और इसके साथ ब्लैक हाउस प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो 2000 में उन्होंने ब्लैक हाउस प्रोडक्शन की स्थापना की, जो कि माइक्रो बजट फिल्म का निर्माण करने में माहिर है। साथ ही साथ इसमें हॉरर फिल्म पैरामाउंट क्रिक में शामिल, जिसमें लगभग 1500 मिलियन खर्च किए गए, फिर इसने लगभग 200 मिलियन की कमाई ही की। जिसके अलावा NPR के प्लेड मनी ने कंपनी की तरीके के बारे में एक विशेष पॉडकास्ट किया। साथ ही साथ फिल्म ने इसेट 2010 और सीनेट 2015, द पार्च 2013 और हैप्पी डेड थे 2017 का डायरेक्शन किया। तो दोस्तों इनके बारे में भी हमने कई डिटेल बता दी। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मेन लीड के अंदर किरदार निभाते हुए नजर आई थी एलिस हॉल विलियम्स के बारे में बताते हैं। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 13 अप्रैल 1988 में एक अमेरिकन अभिनेत्री है। टेलीविज़न में कई छोटी भूमिकाओं के बाद इन्होंने HBO में कॉमेडी ड्रामा सीरीज गर्ल्स 2012 और 17 में एक मनी माइकल्स की भूमिका निभाई, जिसने क्रिप्ट जॉइंट वर्ड के लिए नामांकित किया। पीटर पैन लाइन ने मुख्य भूमिका निभाने के लिए 2014 में उन्होंने हॉरर फिल्म गेट आउट 2017 में रोज एनिमेटन के रूप में अभिनय के लिए कई प्रशंसा अर्जित की। तब से वह एक बुरपूर्ण घटनाओं 2017 और 19 की श्रृंखला में किट स्केट के रूप में दिखाई दिए। डरावनी फिल्म M3 गन 2022 में जेम्स के रूप में अभिनय किया। इनके बारे में बात की जाए तो बेसिकली इनका जन्म 13 अप्रैल 1988 में हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 34 साल है। एलमॉट एलियंस विश्वविद्यालय में इन्हें BA किया। साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने कदम जमाने चालू किए, वो सन था 2004 थे। आज तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो विलियम्स न्यूयॉर्क और कैनिट में पैदा हुई, पले बड़े, और इसके साथ इन्होंने टीवी निर्माता जैन स्केट की बेटी और उनका एक छोटा भाई भी था।
साथ ही साथ इन्होंने इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2016 में विगत भाग और चले जाओ 2017 में और 2018 में संपूर्णता, 2020 में क्षितिज रेखा M3 गन, 2023 में M3GN 2.0, 2025 में भी आपको कंफर्म देखने को मिलने वाली है। टेलीविज़न सीरीज के बारे में बात की जाए तो टेलीविज़न सीरीज में अमेरिकन स्पैन और इसके साथ 2011 से 2012 में जैक ऑन एमिर और इसके साथ 2012 से 17 में द गर्ल का डायरेक्शन संभालते हुए नजर आए, यानी एक तरह से किरदार निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ और भी कई टेलीविज़न शो में ये दिखाई दिए। इसी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस मूवी के अगले किरदार के बारे में। वेल्ट एलिजन मैक, इनका जन्म 22 अप्रैल 2011 में हुआ। ये अमेरिकन बाल कैरेक्टर है जिन्हें एक तरह से किड्स से अपने 5 साल की उम्र में इन्हें अभिनय करना शुरू किया, जिसमें पहली फिल्म की भूमिका 2016 की टेलीविज़न श्रृंखला लव इन नीना में एक आवर्ती भूमिका थी। पहली फीचर फिल्म 2018 की रेड प्लेस 1 में, 2019 में उन्होंने हिल हाउस की बच्चों के लिए मोशन पिक्चर का एनिमेटेड सीरीज में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी में अपना अवार्ड जीता। साथ ही साथ वह 2022 में हॉरर फिल्म 3 गन के अंदर आपको कैंडी के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। और इसी के साथ इन्होंने 2016 से वर्तमान तक अपने काम में अपने हाथ पैर जमाने चालू किए। वर्ल्ड में कम उम्र में अभिनय करने की शुरुआत की 2016 में इन्होंने मैक्रेंस और रेक जूलियट में, 2017 में आर्यन गॉन और टेलीविज़न श्रृंखला लव इन नीना 2018 की रूप में अभिनय की शुरुआत की। वह 2019 में जेट में एलियंस की भूमिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। 2018 में ब्लॉकबस्टर में एक शॉपिंग कार्ट में एक बच्चे की रूप में कैमियल सीन और 2018 में उनकी पहली प्रमुख भूमिकाओं में U1 स्क्रीन में विक्टोरियन क्रैट के चरित्र के रूप में छोटे संस्करण में माइक फ्लैश की नेटफ्लिक्स श्रृंखला द हॉटिंग ऑफ हिल्स हाउस में थी। उन्होंने सितंबर 2017 में कलाकारों के हिस्से के रूप में अपनी घोषणा की और कलाकारों को 2019 में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की भूमिकाओं के लिए OFT टेलीविज़न अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। मैकरन ने ड्रामा फिल्म आवर फ्रेड 2019 में एविटिक्स के रूप में, डॉक्टर स्प्लीन 2019 में वायलेट और बेनेट के युद्ध 2019 के रूप में सहायक भूमिका निभाई। द हॉलिट ऑफ हिल हाउस और डॉक्टर स्प्लीन में अपनी अनुभव के आधार पर मेगरा अपनी बड़ी बहन मैडलिन्स को सलाह देने में सक्षम थी, जब बाद में डरावनी फिल्म द ब्लैक फोन में अभिनय किया। मैकरस ने 2021 में ब्लैक विडो में एक युवा येरोल के रूप में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की, जिसमें फ्लोरेंस फ्लू द्वारा निभाए गए वेस्ट संस्करण था। 2021 में उन्होंने देन वाहन के रूप में सेफ्रस 2021 में अभिनय किया। जनवरी 2022 में ब्लैक हाउस के लिए यूनिवर्स पिक्चर की तकनीक और फिल्म M3 गन में उन्होंने साथ ही बाल कलाकार एमी डोलन्स के साथ प्रमुख पात्रों में अपने रूप की अभिनय किया। साथ ही साथ सह कलाकारों में मैगलन्स फिल्मांकन के अंत तक तेजी से दोस्त बन गए। साथ ही साथ वाइट ग्रेम 4 बच्चों में से सबसे छोटे थे और उनके बड़े भाई बहन अभिनेता थे। और द गुड डायनासोर जैक मैक, अमेरिकन स्कीम में एडम मैकन और मेडलियंस मैकन जो कि एक ब्लैक फोन में ग्रेव चरित्र को निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी 2018 में तैयार खिलाड़ी 1 और 2019 में बेनेट का युद्ध है, हमारा दोस्त, डॉक्टर नींद और पैथिकरण, 2021 में काली मई और 2022 में द क्रिम्स रहस्य में साथ में विश्वास करता हूँ और 2023 में M3 गन आपको देखने को मिलने वाली है। उसके साथ 2025 में M3GS 2.0 में आपको मुख्य कलाकार के रूप में देखने को मिलने वाली है। जिस तरीके से सस्पेंस इस मूवी ने छोड़ा था फर्स्ट पार्ट ने, सेकंड पार्ट कंफर्म आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों 2018 में द हॉटिंग ऑफ हिल हाउस कानून और व्यवसाय की विशेषता पीड़ित कई इकाइयों में आई। साथ ही साथ 2019 में लव और जेट में भी दिखाई दी। तो दोस्तों इस मूवी के जितने भी कैरेक्टर थे
सभी के बारे में हमने बता दिया है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन इस पूरी मूवी की हमने कर दी है। तो आप भी वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको M3 गन मूवी की एक्सप्लेनेशन बताई, सारी स्टोरी आपको एक्सप्लेन की, साथ ही साथ इस मूवी के फैक्ट के बारे में बताया और इसका सेकंड पार्ट कब आपको देखने को मिलने वाला है उसकी कंफर्मेशन पक्की डेफिनेटली है। उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको बता ही दिया था शुरुआत में, साथ ही साथ इस मूवी की फैक्ट और रिलीजिंग के बारे में और रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बारे में भी डिस्कशन किया। वर्ल्ड वाइड इसका 200 करोड़ का कलेक्शन था और इसके साथ इसके OTT राइट अमेजॉन प्राइम ने खरीदे, तकरीबन वो था 50 से 60 करोड़ के अंदर इस राइट को खरीदा। साथ ही साथ ये आपको अमेजॉन प्राइम पर अभी जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। आज की इस वीडियो में हमने पूरी इस मूवी की एक एक चीज़ के बारे में जाना, बेसिकली इसके सेकंड पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया, साथ ही साथ इस पार्ट के एक दर्शक फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। आ गया।